Namaste, welcome in this video. Today we are going to discuss Clausius statement of second law of thermodynamics and be update in your life. जीवन में कुछ नया सीखते रहें ताकि आप दूसरों से आगे रहें. चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्लॉसियस स्टेटमेंट की. क्लॉसियस स्टेटमेंट पे जाने से पहले हमें समझना हो एक टर्म जो है थर्मल रिजर्वायर. क्या है थर्मल रिजर्वायर, इसको देखते हैं. इट इज डिफाइंड एज ए बॉडी ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी whose temperature does not change on absorption of heat or on rejection of heat. It is of two types. इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी की एक ऐसा हाइपोथेटिकल बॉडी जिसका हीट एब्जॉर्ब करने पर या हीट खोने पर जिसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम बोलते हैं थर्मल रिजर्वायर. उदाहरण के तौर पे समझते हैं, अगर आप इंडियन ओशियन से 1 लाख लीटर पानी निकाल लें, हिंद महासागर से 1 लाख लीटर पानी निकाल लें, तो उसका वाटर लेवल कितना गिरेगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा. अगर आप उसमें 1 लाख लीटर पानी ऐड कर दें हिंद महासागर में, तो उसका वाटर लेवल कितना बढ़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा. क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हिंद महासागर, इंडियन ओशियन इज ए बॉडी, इट इज ए वाटर बॉडी ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी. इनफाइनाइट कैपेसिटी की वो वाटर बॉडी है. थोड़ा बहुत पानी खोने से या थोड़ा बहुत पानी प्राप्त करने से उसके वाटर लेवल में कोई अंतर पैदा नहीं होगा. मुकेश अंबानी को अगर 5 करोड़ रुपए का या 10 करोड़ रुपए का एक दिन में घाटा हो जाए, या 10 करोड़ रुपए या 7 करोड़ रुपए वो केबीसी में जीत लें, तो उनकी प्रॉपर्टी को कितना चेंज आएगा? आप कहेंगे कोई चेंज नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुकेश अंबानी एक आम भारतीय की तुलना में पैसे का इनफाइनाइट कैपेसिटी वाला रिजर्वायर है. थोड़ा बहुत पैसा प्राप्त करने से या थोड़ा बहुत पैसा खोने से उनके धन संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है. ऐसे ही थर्मल रिजर्वायर, थर्मल रिजर्वायर एक ऐसी काल्पनिक बॉडी है जो हीट प्राप्त करने पर या हीट खोने पर जिसका तापमान नहीं बदलता. ये दो प्रकार की होती है. एक होती है सोर्स और सिंक. सोर्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है सोर्स ऑफ हीट, और सिंक का मतलब ये नहीं है सिंक ऑफ हीट. सोर्स का मतलब है हायर टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर, और सिंक का मतलब है लोअर टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर. अगर वही हायर टेम्परेचर पे होगी तो कहलाएगी सोर्स, और लोअर पे होगी तो कहलाएगी सिंक. एक उदाहरण लेते हैं. इंजन जब अपनी हीट खोता है, किसको खोता है? एटमॉस्फेयर को. इंजन में जो हीट प्राप्त करता है वो किसे प्राप्त करता है? पेट्रोल के जलने के कारण. तो इंजन के अंदर तापमान होता है ज़्यादा और बाहर होता है कम. उसके लिए एटमॉस्फेयर होता है लो टेम्परेचर बॉडी. लेकिन एसी जब हीट खोता है वो भी एटमॉस्फेयर को खोता है, लेकिन एसी कहाँ से खोता है? कमरे से हीट निकालता है. कमरा होता है लो टेम्परेचर पे और तापमान उसका एटमॉस्फेयर का होता है ज़्यादा. तो एसी के केस में जो आपका एटमॉस्फेयर है वो होता है हाई टेम्परेचर बॉडी. मतलब ए टेम्परेचर निर्धारित करता है कि ये सोर्स की भांति व्यवहार करेगा या सिंक की भांति व्यवहार करेगा. तो एसी के लिए आपका एटमॉस्फेयर है सोर्स, और इंजन के लिए आपका एटमॉस्फेयर है सिंक. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है. क्लॉसियस स्टेटमेंट दो डायग्राम भी आपको नजर आ रहे हैं, आप देखेंगे. अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस वर्किंग ऑन साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस पे कार्य करता हुआ ऐसा डिवाइस बनाना नामुमकिन है. कैसा? विच कैन ट्रांसफर हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर कर सकता हो. कहाँ से? फ्रॉम ए लो टेम्परेचर बॉडी, एक लो टेम्परेचर बॉडी से. कहाँ को? टू ए हायर टेम्परेचर बॉडी. हायर टेम्परेचर बॉडी के लिए विदाउट द एड ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की सहायता के ऐसा कर सकता हो. लेकिन आपका फ्रिज क्या करता है? लो टेम्परेचर वाटर बोतल से हीट निकालता है और हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर को हीट देता है. लेकिन ऐसा करने के लिए वो सहायता लेता है किसकी? एक्सटर्नल एजेंसी की, बिजली की सहायता लेता है. बिना बिजली की सहायता के वो ऐसा नहीं कर पाता है. आगे क्या लाइन लिखी उसको जरा पढ़ते हैं. इट मीन्स हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम ए लो टेम्परेचर बॉडी टू ए हायर टेम्परेचर बॉडी. इसका तात्पर्य हुआ कि हीट कभी भी निम्न तापमान से, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर नहीं बहती, निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर नहीं बहती. आप डायग्राम में जाएंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको डायग्राम दिख रहा है रेफ्रिजरेटर का, आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर सिंक से हीट निकालता है. सिंक है पानी की बोतल जिसे ठंडा किया जाना है, या अंगूर या फल या दूध दही जो भी फ्रिज में आपने रखा हुआ है वो सब सिंक का पार्ट है. उससे वो हीट निकालता है Q2. और ऐसा करने के लिए वो W अमाउंट वर्क कंज्यूम कर रहा है. वर्क कहाँ पे कंज्यूम होता है? उसके कंप्रेसर में कंज्यूम होता है. और Q1 हीट वो देता है सोर्स को, एटमॉस्फेयर को देता है. तो निश्चित तौर पे उसका आउटपुट क्या है? Q1, और इनपुट क्या है? वर्क प्लस Q2. तो वर्क हो जाएगा, वर्क प्लस Q2 बराबर हो जाएगा Q1. मतलब Q1 माइनस Q2 का जो डिफरेंस है वो है वर्क. और राइट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है हीट पंप. हीट पंप क्या कर रहा है? हीट पंप भी आपको नजर आ रहा है कि वो रेफ्रिजरेटर जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है. हीट पंप आपने सामान्यतः नहीं देखे होंगे, इनका इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है. जो काम एसी करता है उसका उल्टा काम करता है हीट पंप. एसी किसी कमरे को ठंडा करता है, लेकिन हीट पंप किसी कमरे को गर्म करता है. गर्म कैसे करता है? आप देखें, ये हीट पंप सिंक से हीट लेता है, इसके लिए एटमॉस्फेयर होता है सिंक, उससे हीट लेता है Q2, और वर्क कंज्यूम करता है, बिजली कंज्यूम करता है.
और Q1 हीट देता है सोर्स को, मतलब उस कमरे को जिसे गर्म करना है। तो हीट पंप का काम है कमरे को गर्म करना और फ्रिज का काम है ठंडा करना। तो फ्रिज का जो मेन फंक्शन है वो है Q2 निकालना। Q2 जितना निकालेगा उतना सिंक ठंडा होगा। जो वांछित प्रभाव है, जो डिजायर्ड इफेक्ट है, जो कूलिंग है, वो मिलेगी Q2 निकालने से। जितना Q2 निकालेगा उतना आपका फ्रिज का काम संपन्न बेहतर तरीके से माना जाएगा। एटमॉस्फेयर को फ्रिज कितनी हीट देता है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी वाटर की बोतल है उससे कितनी हीट निकालता है इससे हमें मतलब है, कितनी जल्दी कूलिंग करता है। तो Q2 महत्वपूर्ण है यहाँ पे। Q2 जो है वो डिजायर्ड इफेक्ट पैदा करता है, वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है Q2। किसके केस में? लेफ्ट फिगर के केस में, रेफ्रिजरेटर केस में। लेकिन राइट में जो हीट पंप बना हुआ है उसमें Q1 पैदा करता है, क्योंकि इसमें हीटिंग मुख्य काम है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर से कितनी हीट ली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमरे को कितनी हीट दी, Q1 कितनी है वो मैटर करती है। तो हीट पंप में Q1 है डिसिसिव, Q1 है निर्णायक, और रेफ्रिजरेटर में Q2 है निर्णायक। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और। अगला टर्म आपके सामने है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? शॉर्ट में इसको बोलते हैं COP। COP इज डिफाइंड एज द रेशियो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट पैदा करने के लिए ट्रांसफर की गई हीट एंड अमाउंट ऑफ इनपुट वर्क, और जो इनपुट वर्क है उनका रेशियो होता है। मैथमेटिकली COP बराबर है Q/W। फिर इसके केस में जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो Q2 से पैदा होता है लेफ्ट हैंड वाली फिगर में, और राइट हैंड वाली फिगर में हीट पंप में जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो Q1 से पैदा होता है। इसलिए दोनों का COP अलग लगाने वाला है। नाउ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना होगा? Q2/W, क्योंकि Q2 निकालने से ठंडा होगा लो टेम्परेचर बॉडी। लेकिन W बराबर है Q1 माइनस Q2। W बराबर Q1 माइनस Q2 क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं W प्लस Q2 बराबर Q1, तो निश्चित तौर पर W बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा? ऊपर है Q2/W और हमने यहाँ पे W की वैल्यू रख दी। W की वैल्यू कितनी है? Q2 माइनस Q1। तो ये एक्सप्रेशन आ गई हमारी Q2/Q1 माइनस Q2 बराबर होता है T2/T1 माइनस T2। इसके लिए रिवर्स कार्नोट साइकिल का एक वीडियो हम अपलोड करेंगे, उस पर आप आगे देख पाएंगे रिवर्स कार्नोट साइकिल में कि रेफरेंट का जो COP है वो टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे आता है, T2/T1 माइनस T2 कैसे आता है। ये तो क्लियर हुआ। अब हीट पंप के COP की बात करें। हीट पंप का COP क्या होगा? हीट पंप का COP जो होगा वो होगा Q1/W। हीटिंग पैदा करती है Q1, तो यहाँ पे Q1 महत्वपूर्ण है, तो COP हो जाएगा Q1/Q1 माइनस Q2, क्योंकि W क्या है? W है Q1 माइनस Q2। टेम्परेचर के टर्म्स में बनेगा T1/T1 माइनस T2। आगे की स्लाइड में जाते हैं हम और देखते हैं रिलेशन बिटवीन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड COP ऑफ हीट पंप। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है? Q2/Q1 माइनस Q2 बराबर है T2/T1 माइनस T2। अगर हम दोनों साइड में एक जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमने एक जोड़ा, 1 ऐड किया, आप देखेंगे यहाँ पे 1 का एडिशन हुआ है दोनों साइड में, तो क्या होगा? जब आप राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा Q1/Q1 माइनस Q2। आप गौर से देख सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। लेकिन Q1 माइनस Q2 तो हीट पंप का COP होता है। इसका मतलब हुआ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 बराबर है COP ऑफ हीट पंप। इट मीन COP ऑफ हीट पंप इज ग्रेटर देन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय यूनिटी। इसका तात्पर्य हुआ कि हीट पंप का COP रेफ्रिजरेटर के COP से एक ज़्यादा होता है। और जो बच्चे BME पढ़ते हैं या थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं उनके लिए ये प्रश्न कई बार थ्योरी में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड COP ऑफ हीट पंप। और जो बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं, जो बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, जो बच्चे JEE के एग्जाम देते हैं, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हीट पंप के COP में और रेफ्रिजरेटर के COP में क्या संबंध होता है। तो आपको पता होना चाहिए हीट पंप का COP रेफ्रिजरेटर के COP से एक ज़्यादा होता है। ये सदैव स्मरण रखना होगा आपको। अब आता है आपके सामने एक और टर्म जो है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, PMM सेकंड। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड इज ए हाइपोथेटिकल मशीन। एक हाइपोथेटिकल मशीन है ये, विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू ए हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट द एड ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी। कोई भी मशीन जो हीट का ट्रांसफर कर सकती है लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की ओर बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की सहायता के। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि BMM सेकंड Q2 हीट निकाल रहा है सिंक से और Q1 हीट दे रहा है किसको? सोर्स को। यहाँ Q1 Q2 बराबर होंगे, लेकिन ये वर्क कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो ऐसी मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है। सच मशीन डज नॉट एग्जिस्ट। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट PMM सेकंड। PM सेकंड पे भी कंपटीशन में कंस्ट्रक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को उल्लंघन करने वाली, वायलेट करने वाली मशीन को हम बोलते हैं PMM सेकंड। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत।